हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 75 टू 110 करने वाला है। ये लास्ट वीडियो रहने वाला है इस प्रीवियस ईयर के सीरीज का। ठीक है, इससे पहले हमने दो वीडियो में अप टू क्वेश्चन नंबर 74 कर चुके हैं। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, द मैक्सिमम डिमांड ऑन अ पावर सिस्टम इज 200 मेगावाट इफ एनुअल लोड फैक्टर इज 50%, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी जनरेटेड इन अ ईयर। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। इसमें हमारे पास ये मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास लोड फैक्टर दिया हुआ है। तो हमें पता है लोड फैक्टर जो होता है वो होता है एवरेज डिमांड या एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो मैं यहाँ से एवरेज डिमांड या एवरेज लोड निकाल सकता हूँ। तो एवरेज डिमांड हमारा हो जाएगा लोड फैक्टर टाइम्स मैक्सिमम डिमांड। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 200, तो हमारा हो जाता है 100 मेगावाट। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है टोटल एनर्जी जनरेटेड इन अ ईयर। ये जो हमारे पास 100 मेगावाट है, ये जो है ये पावर की यूनिट है, इसे हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना है। एनर्जी जो है वो हमें किलोवाट आवर के फॉर्म में चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, 1 ईयर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रख लेना। एक साल में 8760 आवर्स रहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ KWH में यूनिट। तो एवरेज लोड जो हमारा हो जाएगा, एवरेज डिमांड जो हो जाएगा, ये हमारा 100 इंटू 10⁻6 इंटू 8760 आवर्स। तो इसे हमें करना है कन्वर्ट। तो कितना हो जाता है हम इसको देखते हैं। तो इसको अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 8760 इंटू 100 इंटू 10⁻6 वाट आर। तो इसे हमें किलो में कन्वर्ट करने के लिए ये 100 इंटू ये जो जीरो है इसको मैं लिख सकता हूँ 8760 इंटू 10⁻6 किलो वाट आवर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। वो है इफ़ मैग्नेटिक सर्किट in a magnetic circuit the magnetic coil has 10 turns and reluctance of magnetic path is 250 ampere turn per weber, find the value of self inductance। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है ये सिंपली सा है, इंडक्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो इंडक्टेंस जो है एल फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर दिया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स एन दिया गया है और यहाँ पे हमारे पास रिलक्टेंस दिया गया है। तो हमें पता है जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है इस टर्म्स में वो होता है L इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एस। तो L की वैल्यू हम एन स्क्वायर 10 इंटू 10 में कर सकता हूँ अपॉन एस 250। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.4 हेनरी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड फॉर। ये तो ऑब्वियसली बात है, इंपिडेंस को हम इसी सिंबल से करते हैं, इंडक्टेंस को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, कैपेसिटेंस को ऐसे डिनोट करते हैं और रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ये थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी वेरी भी हो सकती है। A typical squirrel cage induction motor have dash starting torque with dash starting current। अब देखिए जब इसको स्टार्ट किया जाएगा डायरेक्ट ऑनलाइन विदाउट एनी स्टार्टर का, अगर हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा। अब सबसे पहले ये देखते हैं स्टार्टर क्या होता है। स्टार्टर जो होते हैं हमारे पास, चाहे वो DOL हो या फिर हमारे पास स्टार डेल्टा हो या फिर ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर हो, जो यूज होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में। अगर मैं बात करूँ इसका यूज़ क्यों किया जाता है, जो नॉर्मल स्टार्टिंग करंट होता है इंडक्शन मोटर का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 6 to 7 टाइम्स रहता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हाई स्टार्टिंग करंट रहने के चलते हमारी जो केबल की रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी, वहाँ पे जो है ज़्यादा स्ट्रेस होंगे। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्टर का यूज़ करते हैं। अगर हमने डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर लगाया है तो हमारी करंट ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग की 6 to 7 टाइम्स होंगी। तो मैं यहाँ पे करंट से फाइंड कर सकता हूँ। तो स्टार्टिंग टॉर्क विथ डैश स्टार्टिंग करें 300 होती नहीं है, 130 200 इतनी कम होती नहीं है, हमारा 600 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश इज द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर इंसुलेटर ऑफ ओवरहेड लाइंस। अब देखिए ग्लास वगैरह भी, क्वार्ट्ज वगैरह भी यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे कॉमनली यूज होते हैं वो होते हैं पोर्सिलिन, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है एप्टी टाइप का मैं इसको बोल सकता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है द फॉलोइंग 2 टैरिफ आर ऑफर। ठीक है, फर्स्ट टैरिफ इज 100 प्लस 15 पैसे पर यूनिट, सेकेंड है फ्लैट रेट का 40 पैसे पर यूनिट दिया हुआ है। तो ये दोनों जो टैरिफ है इसमें से कौन सा टैरिफ ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा अलग अलग कंजम्पशन पे। अब देखिए सबसे पहले इसका क्या हुआ, मतलब अगर कोई x यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है तो उसका जो कॉस्ट हो जाएगा 100 प्लस x यूनिट हो जाएगा, x को यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर इस टैरिफ के साथ कोई जाता है तो उसको जो है 40x इतने पैसे जो है टोटल उसको लगेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन ज़्यादा इकोनॉमिकल है कौन ज़्यादा अनइकोनॉमिकल है। अब देखिए अगर मैं ये दोनों टैरिफ को एक पर्टिकुलर लाइन में सेट करूँ तो मैं बोल सकता हूँ 100 प्लस x
सॉरी 0.15x होगा, क्योंकि 0.15 पैसे पर यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 100 प्लस 0.15x पैसे इज इक्वल टू, मैं यूनिट इसको कर देता हूँ 0.4, सॉरी ये पैसे में दिया हुआ है तो मैंने 0.15 रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे 40 है तो 0.4 को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊँ तो 100 इक्वल टू 0.4 को 0.15 के साथ अगर हम करेंगे तो कैसा हो जाता है यहाँ पे 0.25x, तो x की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 100 अपॉन 0.25, तो ये हो जाती है हमारी 400। तो 400 यूनिट के ऊपर जो है हमारा कौन सा टैरिफ रहेगा इकोनॉमिकल, ये हमें फाइंड करना है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो टैरिफ है वो इकोनॉमिकल तभी होगा जब हमारा यूनिट का कंजम्पशन 400 यूनिट होगा। अगर हम उससे कम यूनिट का कंजम्पशन करेंगे तो हमारे लिए इकोनॉमिकल रहेगा सेकेंड वाली टैरिफ। तो नेक्स्ट है यहाँ पे साइनसॉइडल करंट इज एक्सप्रेस्ड एज IT इक्वल टू 75 साइन 50 पाई टी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ये जो है हमें ओमेगा टी की वैल्यू दी हुई है, ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास 50 पाई टी दिया है, तो ओमेगा की वैल्यू दी है हमारे पास 50 पाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू 25 हर्ट्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन क्लीट वायरिंग, क्लीट आर फिक्स्ड एट रेगुलर इंटरवल्स नोट एक्सीडिंग। अब देखिए क्लीट वायरिंग एक टाइप का टेम्पररी वायरिंग होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो क्लीट को इस तरीके से इंटरवल में सेट किया जाता है, ऐसा 2 वायर को, तो ये जो 2 वायर के बीच का जो डिस्टेंस रहता है ये ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए मोर देन 0.6 मीटर और 60 सेंटीमीटर से, ये यहाँ पे है। ये काफ़ी यूनिवर्सल क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो इन कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर इफ द टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नो लोड इट इज़ कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड जनरेटर जो है, अलग अलग कंपाउंड जनरेटर के मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए हुए हैं, तो सारे कंपाउंड जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। सबसे पहले होता है ओवर कंपाउंड। ओवर कंपाउंड में जैसे लोड करंट हमारा बढ़ता है, हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है वो बढ़ते रहता है, ठीक है। इसमें जो है नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन रहता है। फ्लैट कंपाउंड में ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, 0 वोल्टेज रेगुलेशन रहता है। और अंडर कंपाउंड नॉर्मल जनरेटर की तरह काम करता है, ठीक है। इसमें जो है पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन रहता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा टर्मिनल वोल्टेज जो है फुल लोड पे ज़्यादा रहेगा नो लोड वोल्टेज से, तो हमारा ओवर कंपाउंड जनरेटर करेक्ट आंसर रहेगा। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास 100 वाट इलेक्ट्रिकल हीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस 4 ओम, व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल करंट। ये नॉर्मल हमारे पास पावर दी हुई है, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस दी हुई है, तो हमें करंट निकालना है। तो पावर करंट और रेजिस्टेंस का क्या होता है रिलेशन, P इक्वल टू होता है I स्क्वायर इंटू आर। तो I स्क्वायर की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 100 अपॉन 4 इक्वल टू 25। तो हमारे पास करंट कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 एम्पियर। नेक्स्ट है हमारे पास द फेनोमेना ऑफ ऑसिलेशन ऑफ रोटर अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड। देखिए इसको हंटिंग बोलते हैं। अब हंटिंग क्या होता है, हंटिंग जो है सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर में होता है, जिसमें क्या होता है जो हमारी ये रोटर है, जो सिंक्रोनस मोटर की या जनरेटर की, ये रोटर तो हमारी रोटेट होते रहती है, बट ये साथ साथ ऐसे ऑसिलेट भी होते रहती है इस एक छोटा सा स्विंग एंगल पे, छोटा सा पोजीशन पे, इसको हम हंटिंग बोलते हैं, ठीक है। ये जो हंटिंग को ओवरकम करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग का यूज जो है सिंक्रोनस मशीन में अलग होता है, ठीक है, और जनरेटर में अलग होता है और मोटर में अलग होता है। अगर मैं जनरेटर की बात करूं तो वाइब्रेशन को कम करता है और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, वही अगर मैं मोटर की बात करूं तो डैम्प आउट करता है और सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द पावर केबल इंसुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक रबर लाइक इंसुलेशन मटेरियल्स इज थर्मोसेटिंग कंपाउंड। देखो XLPE जो केबल होता है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन। आपने इसका नाम भी सुना होगा, ठीक है। एक सिंथेटिक रबर लाइक इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ रहता है, ठीक है। इसका वाइडली यूज किया जाता है XLPE केबल का। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर गिव ट्रांसलेशनल मोशन इंस्टेड ऑफ रोटेशनल मोशन। अब देखिए जैसे अगर मैं फ़ैन की बात करूँ, फ़ैन में जो मोटर है वो रोटेशनल मोटर में घूमती है, या कोई जो लोड है ट्रेन में जो हमारा ट्रैक्शन मोटर होता है वो भी जो है रोटेशनल मोशन में घूमती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो मोटर है वो रोटेशनल मोशन में घूमती है। वही अगर मैं लीनियर इंडक्शन मोटर की बात करूँ, ये जो है ट्रांसलेशन मोशन में घूमती है। ये नॉर्मल सा अगर ये ट्रैक है, अगर ये ट्रैक में और इसके ऊपर जो है इस तरीके से रहता है, एक जो है स्टेटर का काम करता है और एक रोटर का काम करता है। तो यहाँ पे नॉर्मल जो हमारा इंडक्शन मोटर रहता है ये रोटर है और ये स्टेटर है, इसको अगर हम बीच से काट दें तो कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो सिंपली इस प्रिंसिपल पे लीनियर इंडक्शन मोटर काम करता है। नेक्स्ट है द वोल्टेज एंड करंट बीइंग
applied to a load are sinusoidal waveform whose amplitude are 50 volt and 10 ampere respectively. The phase angle between them is 30 degree. Find reactive power. सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया हुआ है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू. तो मैक्सिमम वोल्टेज हमारे पास कितनी दी हुई है 50 वोल्ट्स और मैक्सिमम करंट हमारे पास कितनी दी हुई है 10 एम्पियर. अब हमें क्या करना है, फेज एंगल हमारे पास दिया हुआ है 30 डिग्री. फाई इक्वल टू 30 डिग्री. तो हमें निकालना है यहाँ पे रिएक्टिव पावर Q. Q इक्वल टू होता है VM IM अपॉन 2 इंटू साइन फाई. अगर मैं कॉस फाई का यहाँ पे बात करूँ साइन फाई को हटा के तो वो P हो जाएगा एक्टिव पावर. तो VM 50 IM 10 अपॉन 2 इंटू साइन फाई. साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2. तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 500 अपॉन 4 तो वो हो जाएगा हमारा 125 VAR रिएक्टिव पावर का यूनिट. नेक्स्ट है फाइंड G इक्विवेलेंट इन द फॉलोइंग नेटवर्क. अब देखिए रेजिस्टेंस जो हमारा सीरीज में होता है R1 R2, इसकी हम वैल्यू R1 प्लस R2 करते हैं. वही अगर ये हमारा इंडक्टेंस रहता है G1 G2 तो ये होता है 1/G इक्विवेलेंट इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मैं दूसरा ले लेता हूँ G1 G2. तो ये जो हमारा हो जाएगा G इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा 1/G1 प्लस 1/G2. तो इसको अगर हम G इक्विवेलेंट करते हैं तो ये हो जाता है G1 G2 अपॉन G1 प्लस G2 सेम एज कैपेसिटर. कैपेसिटेंस जब हम निकालते हैं सीरीज एंड पैरेलल में तो हमारे पास यहाँ पे ये दोनों आपस में सीरीज में है. तो ये सीरीज में है तो इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा ये हो जाएगा 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 18. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4S. ठीक है, अब हमारे पास जो सर्किट है 2S और यहाँ पे 4S, यहाँ पे हमारे पास 8S और यहाँ पे हमारे पास 4S. तो ये दोनों जो है पैरेलल में है तो पैरेलल में ऐड होके हो जाएंगे 12S और ये फिर से हो जाएंगे हमारे पास 6S. तो ये इस तरीके से रहेगा. तो हमें इक्विवेलेंट इसी के अराउंड निकालना है. हमने देखे थे 12 और 6 जब सीरीज में रहते तो उसका आंसर आया था 4. तो ये भी सीरीज में है तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 सेकंड्स. ठीक है, नेक्स्ट इन सिंगल फेज अल्टरनेटर द सिंक्रोनस इम्पीडेंस इज 0.25 ओम एंड द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.1 ओम. फाइंड इट सिंक्रोनस रिएक्टेंस. ठीक है, तो इसका सिंक्रोनस रिएक्टेंस अगर मैं निकालने के लिए जाऊँ तो किस तरीके से निकालता हूँ. सबसे पहले हमारे पास सिंक्रोनस इम्पीडेंस Z की वैल्यू दी हुई है 0.25 ओम और यहाँ पे रेजिस्टेंस R की वैल्यू दी हुई है 0.1 ओम. अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊँ तो हमारा आंसर जो है इससे 0.25 से ऑब्वियसली कम ही आएगा. तो x इक्वल टू अंडर स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो 0.25 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर है, और इसको मैं थोड़ा सा चूँकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है तो हम इसको कौन से अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं चलिए देखते हैं. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25/100 माइनस 0.1 को मैं 1/10 लिख सकता हूँ या फिर 10/100 भी लिख सकता हूँ. तो 10/100 मैंने इसको लिख दिया है. तो हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा. तो 1/100 कॉमन अगर मैं ले लेता हूँ 25 माइनस 10. तो अगर मैं इसको करूँ 25 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ये स्क्वायर में आएगा. ठीक है, इसका ये 100. तो अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊँ 1/25/100 का स्क्वायर तो ये 1/100 इधर आ जाएगा. यहाँ पे 25 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर तो ये हो जाता है 525 इसका अंडर रूट. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक बार आप लोग कैलकुलेशन देख लेना. ठीक है, तो इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो आ जाता है 0.23 और एग्जैक्ट आंसर आता है 0.2291. ठीक है, तो ये नियरेस्ट टू है 0.23 का. एक बार ये कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट है मूविंग कॉइल वोल्टमीटर हैज़ अ कॉइल with 100 turns and 4 centimeter long and 3 centimeter wide. If it carry 25 milliampere of current and flux density in the air gap is 0.6 Weber per meter square. Find the deflecting torque. अब देखिए एक मूविंग कॉइल दिया हुआ है. ठीक है, अब ये जो मूविंग कॉइल दिया हुआ है यहाँ पे सबसे पहले इंडक्टेंस वगैरह का कुछ रोल नहीं है तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ कि ये PMMC है. तो PMMC मूविंग कॉइल में जो कॉइल दिया हुआ है सबसे पहले जिस पे कॉइल ऑन रहता है ये 4/3 दिया हुआ है तो इसका एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितना दिया हुआ है 100. ये हमारे पास एरिया दिए हुए हैं. ठीक है,
डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास दिया हुआ है B इक्वल टू 0.06 वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला में दिया हुआ है। उसके बाद करंट जो यहाँ से टर्न से जो फ्लो हो रही है वो है 25 मिली एम्पियर। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो PMMC में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ T इक्वल टू BI/N/A। तो T को सॉल्व करने के लिए B हमारे पास 0.06 है, 25 इंटू 10⁻³ BI/N हमारे पास 100 है, ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4 कर लेंगे। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये टोटल हमारे पास, इसको 4 ये करके करूँगा तो T इक्वल टू, थोड़ा सा और मैं चला जाता हूँ, इसको 10⁻6 इंटू 10⁻2 मैं इसको लिख सकता हूँ, 25 इंटू 10⁻³ लिख लेता हूँ, ये 10⁻2 लिख लेता हूँ, 12 लिख लेता हूँ, इंटू 10⁻4 लिख लेता हूँ। तो ये आपस में अगर कट जाएंगे तो यहाँ पे 10⁻2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 इंटू 25 इंटू 12 इंटू 10⁻2 10⁻3 10⁻2 तो 10⁻7 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 150 इंटू 12 50 इंटू 12 इंटू 10⁻7, तो ये -6 हो जाएगा ये कट के, तो 15 इंटू 12 हो जाएगा, तो 12 इंटू 10⁻6। अगर मैं इसको फिर से सॉल्व करूँ, 15 इंटू 12 होता है 180 इंटू 10⁻6। अब यहाँ पे एक माइनस को अगर मैं कर लूँगा तो 18 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर, क्योंकि टॉर्क निकालना टॉर्क का यूनिट होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट है 10 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ ऑल 10 कैपेसिटर्स आर ऑफ द सेम वैल्यू and the equivalent capacitance is 10 microfarad. Find the capacitance of each capacitor. 10 कैपेसिटर है जो कनेक्टेड है सीरीज में, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। टोटल यहाँ पे 10 है, फर्स्ट सेकेंड 10, ठीक है। सबका जो है इक्विवेलेंट 10 माइक्रोफैरेड है, एक कैपेसिटर, ये भी 10 माइक्रोफैरेड है, ये सारे। तो कैपेसिटेंस जब सीरीज में connected in series if all 10 capacitor of same value, equivalent capacitance is 10 माइक्रोफैरेड। हाँ सॉरी, इक्विवेलेंट दिया है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू हमारे पास 10 माइक्रोफैरेड दिया है। जब सारे कैपेसिटेंस C है, मैं यहाँ पे C ले लेता हूँ, तो टोटल 10 कैपेसिटेंस कितने होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ C इक्विवेलेंट इक्वल टू C अपॉन 10, टोटल 10 है, तो C इक्विवेलेंट हमारे पास कितना है, 10 है, 10 इक्वल टू C अपॉन 10, तो C की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 100 माइक्रोफैरेड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन ऑल्टरनेटर फॉर विच टाइप ऑफ लोड विल द आर्मेचर रिएक्शन इज डिस्टॉर्शनल। देखिए यूनिटी पावर फैक्टर पे जो है डिस्टॉर्शनल रहता है, अगर हम लैगिंग पावर फैक्टर पे बात करें तो वो डिमैग्नेटाइज रहता है, लीडिंग पे मैग्नेटाइज रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस 16 हेनरी एंड 25 हेनरी। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो होता है K√L1 इंटू L2, और K की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। जब K की वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी तो ही हमें मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा। तो मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए 1 ले लेता हूँ मैक्सिमम, L1 इंटू L2 16 इंटू 25, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट 4, इसका 5, तो 20 हेनरी। नेक्स्ट है हमारे पास इन वल्कनाइज इंडियन रबर द टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल द सल्फर कंटेंटिंग। देखिए VIR रबर कुछ इस टाइप से रहता है, ये केवल अब तो इसको PVC ने रिप्लेस कर दिया है। इसमें क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है वल्कनाइजेशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है जो मिक्स रबर प्योर रबर रहता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा सल्फर मिलाया जाता है 3 to 5%। ये डायरेक्ट VK मेहता की पावर सिस्टम की बुक की लाइन टू लाइन क्वेश्चन ली गई है। नेक्स्ट है स्टील रिंग विथ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज वोन्ड यूनिफॉर्मली विथ 100 टर्न्स ऑफ वायर कैरिंग करंट ऑफ 500 मिली एम्पियर, फाइंड इट्स MMF। यहाँ पे काफ़ी सारे डेटा दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला जो यहाँ पे हमारे पास डेटा दिया गया है वो है, एक मिनट, एरिया का डेटा दिया हुआ है, दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, तीसरा हमारे पास करंट दिया गया है। तो हमें MMF फाइंड करना है। MMF का जो होता है फॉर्मूला वो यहाँ पे N इंटू आई होता है। एरिया का हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, तो 500 इंटू 1000, ये मिली में है तो मिली से 1000 कट जाएगा, तो टोटल हमारा आंसर 500 एम्पियर टर्न्स 80 आ जाएगा। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक
बल्ब कंज्यूम 720 किलो जूल ऑफ एनर्जी इन 5 आवर्स, फाइंड इट्स पावर रेटिंग। तो हमारे पास किलो जूल दिया हुआ है, 720 किलो जूल को मैं लिख सकता हूँ वैट सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास एनर्जी दिया है, एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। तो हमें यहाँ पे पावर निकालना है, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी हमारे पास 720 इंटू 10⁻³ वैट सेकेंड दिया गया है, और हमारे पास टाइम आवर्स में दिए गए हैं, तो इसको मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3600 इंटू 5। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये यहाँ पे आप 0.2 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 200। इस सेकेंड हमारा कैंसिल हो जाएगा, 200 अपॉन 5 वैट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 40 वैट। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 पोल अल्टरनेटर रनिंग एट स्पीड 1200 आरपीएम। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 टाइम्स फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ पोल। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो आप लोग ही कमेंट में डालना इसका आंसर। नेक्स्ट है फॉर ए कॉमन इमीटर कनेक्शन BJT फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा इफ अल्फा इज 0.995। देखिए अल्फा और बीटा का एक रिलेशन होता है, अल्फा जो होता है, अल्फा होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ से बीटा निकल जाएगा, बीटा इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो हमें यहाँ पे निकालना है अल्फा, ठीक है। अल्फा की जो वैल्यू, सॉरी यहाँ पे बीटा निकालना है, हमारे पास अल्फा दिया हुआ है। तो अल्फा दिया हुआ है तो बीटा के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बीटा इक्वल टू अल्फा 0.995 अपॉन 1 माइनस 0.995। मैं इसको सॉल्यूशन ईजी करने के लिए 1000 से ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे में भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 995 अपॉन 1000 माइनस 995, तो ये हो जाएगा 995 अपॉन 5। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 माइनस 5 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 200 और ये 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 199। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर फुल ब्रिज रेक्टिफायर दिस सप्लाई वोल्टेज V ऑफ T इज 100 साइन ओमेगा टी, फाइन PIV ऑफ डायोड। सबसे पहले यहाँ पे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पूछा गया है। ब्रिज रेक्टिफायर में जो PIV रहता है वो होता है VM, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में भी PIV जो रहता है वो होता है VM। वही अगर मैं फुल वेव सेंट्रल टैप्ड रेक्टिफायर की बात करूँ तो उसमें जो हमारा PIV रहता है 2VM रहता है। तो यहाँ पे हमें PIV जो है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का पूछा गया है, तो हमारा ये सेम रहेगा आंसर, ठीक है। PIV क्या होता है, PIV होता है मैक्सिमम जो वैल्यू रहता है रिवर्स वोल्टेज का, जहाँ तक कि डायोड उसको विथस्टैंड कर सके, डायोड डैमेज ना हो, ऐसा वोल्टेज जहाँ तक कि डायोड सस्टेन कर सके, उसको PIV बोलते हैं, पिक इनवर्स वोल्टेज। नेक्स्ट है फॉर अ 3 फेज इंडक्शन मोटर द सिंक्रोनस स्पीड इज 3000 RPM, फाइंड द एक्चुअल रोटर स्पीड इफ स्लिप इज 3%। अब देखिए हमारा जो होता है NR इक्वल टू होता है वो होता है NS इंटू 1 माइनस S। तो मैं यहाँ पे NS की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3000 है, 1 माइनस S की जो वैल्यू है 3% है, तो 3/100 ले लेता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा 3000 माइनस 3000 इंटू 3/100, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा, 1 मिनट, 100 है ना, सॉरी, तो ये हो जाता है हमारा, तो 3000 माइनस 90, तो ये हो जाता है 2910 RPM, RPS जो भी दिया है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। देखिए हाइड्रो पावर प्लांट जो है यहाँ पे नोट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले रोबस्ट कंस्ट्रक्शन एंड लॉन्गर लाइफ, ऑब्वियसली बात है डैम बनाया जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन नॉर्मल रहता है और काफ़ी ज़्यादा उसकी लाइफ रहती है। यहाँ पे कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, उसको यूटिलाइज किया जाता है टर्बाइन को काम के मोमेंट में। यहाँ पे कोई भी ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होती है वहाँ पे, ठीक है। और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो लो रहता है, ठीक है। इसके बारे में आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है फॉर सिंक्रोनस मोटर इन्वर्टेड वी कर्व आर प्लॉट्स ऑफ द पावर फैक्टर वर्सेस। यहाँ पे मैंने वी कर्व लिया है, आप इसका जो शेप है ये वी के जैसा है, और ये जो हमारा इन्वर्टेड वी कर्व है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप खुद ही बता सकते हो। जो दोनों भी जो रहते कर्व, दोनों में फील्ड करंट जो है एक्स एक्सिस पे हमने लिया है, और जो वाई एक्सिस है एक में हम आर्मेचर करंट लेते हैं वी के लिए, और इन्वर्टेड वी में पावर फैक्टर लेते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द
फॉलोइंग सर्किट इनटू स्टार नेटवर्क। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट अलेक्जेंडर सेडको की बुक से लिया गया है, जैसा कि इसका प्रिंटिंग है वहाँ से पता चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं डेल्टा टू स्टार। डेल्टा टू स्टार जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, सेम रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो ये 3 टाइम्स जो है कम हो जाएंगे। 12 है तो यहाँ पे 12/3, तो 4 ओम हो जाएंगे ईच ब्रांच का, तो 4 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम स्टार टू डेल्टा करेंगे तो +3 टाइम्स हो जाएगा, अगर सारे ब्रांच का सेम रेजिस्टेंस है तो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट ओवरहेड अंडर द नोट कवर अंडर द ओवरहेड चार्ज। अब देखिए, जब भी एस्टिमेशन होता है तो एस्टिमेशन में एक डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज किया जाता है जिसे ओवरहेड चार्ज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कोई बिजनेस है, आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस के लिए आपको कुछ ना कुछ रेंट लगता होगा, कुछ एडमिन टूल्स, उसका कॉस्ट, कुछ यूटिलिटी लाइक चाय कॉफ़ी वगैरह, जो भी लाइट का बिल आता है, हीटिंग का बिल आता है, रिपेयर मेंटेनेंस वर्क्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, इसको हम ओवरहेड चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिस रेंट भी आ जाएगा। लॉस ड्यू टू फ्लड, ये जो है लॉस ड्यू टू फ्लड, ये ओवरहेड चार्ज में नहीं आएगा। उसके बाद रेट ऑफ लाइटिंग, हीटिंग, ठीक है, और उसके बाद डिप्रिसिएशन वगैरह, ये सारे हमारे ओवरहेड में आ जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है इन सीआरओ नोट ए पार्ट ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। तो ये देख लीजिए, सीआरओ जो है इसमें हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन सिस्टम जो है उसमें टाइम बेस्ड जनरेटर रहता है और आउटपुट एम्पलीफायर रहता है। तो टाइम बेस्ड जनरेटर जो है हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन सिस्टम का पार्ट है, ना कि वो वर्टिकल का है। वैसे सीआरओ का जो फुल है हमने एमसीक्यूज एंड थियरी उसका डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एडवांटेज ऑफ स्टैटिक कैपेसिटर बीइंग यूज्ड फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। अब देखिए, जो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट होता है उसमें हम सबसे पहले स्टैटिक कैपेसिटर का यूज करते हैं। दूसरा जो हमारा रहता है वो होता है सिंक्रोनस कंडेंसर, जिसको कि सिंक्रोनस मोटर रहता है, जो ओवरहेड। सबसे पहले स्टैटिक कैपेसिटर जिसको कि हम कैपेसिटर बैंक भी बोलते हैं, कैपेसिटर बैंक बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है ओवर एक्साइटेड नो लोड पे सिंक्रोनस मोटर रहता है, मोटर। ठीक है, ये जो है इसको हम सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोलते हैं। और एक होता है फेज एडवांसर। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें पूछा गया है एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में स्टैटिक कैपेसिटर। अब देखिए, इसका जो है क्या रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टैटिक कैपेसिटर और सिंक्रोनस कंडेंसर का। जो स्टैटिक कैपेसिटर रहता है उसकी लाइफ जो है 10 साल मैक्स टू मैक्स रहती है। वही सिंक्रोनस कंडेंसर के साथ कोई ज़्यादा लाइफ वाली इशू नहीं रहती है, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी खराबी होती है वाइंडिंग एंड ऑल के अराउंड, तो उससे रिप्लेस किया जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है फॉर ए सिंक्रोनस मोटर द AC इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट टू द स्टेटर इज अलजेब्रिक सम ऑफ ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन द आर्मेचर एंड द। अब देखिए, जो हमारा AC इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट हमें चाहिए, ठीक है, ये हमारा पावर फ्लो डायग्राम है। ठीक है, अगर हम इधर जा रहे हैं तो ये मोटर का काम कर रहा है और इधर जो है हमारा जनरेटर का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट, जो यहाँ पे क्या पूछा गया है, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप इन द आर्मेचर। तो नेट मैकेनिकल पावर ये जो डेवलप होता है, ये कैसे होता है, ये होता है सबसे पहले ग्रॉस मैकेनिकल पावर, उसमें से आयरन फ्रिक्शन, एक मिनट, सिंक्रोनस मोटर द AC इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट टू द स्टार्टर इज द अलजेब्रिक। मोटर में हमारे पास पूछा गया है, ये हमारे पास मोटर का डायग्राम है। मोटर के डायग्राम ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप जो है वो क्या होगा, वो होगा इसके साथ स्टेटर आर्मेचर कॉपर लॉस के साथ। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो इनपुट पावर हम इलेक्ट्रिकल देते हैं वो होता है मोटर इनपुट, मोटर में जो भी जा रहा है इनपुट, और उसके बाद वहाँ पे लॉस में जाता है। तो ये नॉर्मल सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है पिक एम्पलीट्यूड ऑफ साइनोसाइडल वोल्टेज इज 120 वोल्ट, फाइंड द पिक टू पिक वोल्टेज। ये हमारे पास दिया हुआ है, ये जो है इसकी वैल्यू 120 वोल्ट है मैक्सिमम, तो ये भी हो जाएगा इसकी मैग्नीट्यूड 120 वोल्ट। तो पिक टू पिक बोला गया है, तो पिक टू पिक क्या होगा, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो ये क्या हो जाएगा, पिक टू पिक वोल्टेज जो होता है वो होता है 2 इंटू मैक्सिमम वोल्टेज। तो ये हमारा हो जाएगा 240, निकालो 120 इंटू 2। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाए। अ जनरेटिंग स्टेशन हैज़ अ इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 50 मेगावाट एंड डिलीवर्स 250 इंटू 10⁶ यूनिट्स पर एनम। इफ द एनम फिक्स चार्ज आर 160 रुपीज़ पर किलोवाट इंस्टॉल कैपेसिटी एंड रनिंग चार्जेस 4 पैसे पर किलोवाट आवर, फाइंड द कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड। देखिए, ये सेम क्वेश्चन इससे पहले DSSB में भी पूछा गया था, आई थिंक SSC में भी सेम टाइप के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी हमारे पास दिया हुआ है 50 मेगावाट, तो मैं इसको कन्वर्ट करके 50 इंटू 10⁻⁴
किलोवाट में कर लेता हूँ, 3 किलोवाट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास किलोवाट में यूनिट दिया हुआ है 160 रुपीज़ पर किलोवाट। तो यूनिट जनरेटेड यहाँ पे कितना हो रहा है, टोटल एनर्जी जो हमारा जनरेट हो रहा है पर एनम, वो हो रहा है हमारा 250 इंटू 10⁻6 किलोवाट आवर। पूछा है एनुअल फिक्स चार्ज हमारे पास दिया हुआ है, तो इसका जो फिक्स चार्ज है ₹160 पर किलोवाट दिया हुआ है, एंड रनिंग चार्ज हमारे पास 4 पैसे पर किलोवाट आवर दिया। इसका जो चार्ज है, जितने भी एनर्जी जनरेट होंगे वो, इसको मैं 0.04 ले सकता हूँ, ठीक है, या फिर उसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये है हमारा पैसे पर किलोवाट आवर। तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड, मतलब कि ये जो ओवरऑल कॉस्ट है, सबसे पहले तो मैं ये ओवरऑल कॉस्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है, बाद में हम इस लाइन पे आएंगे, कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड पे आएंगे। सबसे पहले ओवरऑल जो कॉस्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी 50 इंटू 10⁻3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ₹160 से। इसको मैं, इसी को मैं पैसे में कन्वर्ट अगर कर दूँ तो 1600 पैसे पर किलोवाट, ये मैं कर लेता हूँ क्योंकि 0.04 से कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 1600, ठीक है, इसका ये कॉस्ट हो गया। उसके बाद जो है प्लस इसमें हम ऐड कर देंगे एनर्जी का जनरेशन का जो भी कॉस्ट लगेगा वो हो जाएगा 250 इंटू 10⁻6 किलोवाट, इसको 4 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, 3, 1 4, 1 5, 11। इसको अगर हम पूरा ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो टोटल जो हमारा कॉस्ट आ जाता है वो आ जाता है 180 इंटू 10⁻7, ये पैसे के फॉर्म में आ जाता है। इसको हम रुपीज़ के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें पैसे के फॉर्म में आंसर चाहिए। तो ये हो गया टोटल जो पैसे हैं, इतने हमें जा रहे हैं, इतने टोटल हमें अमाउंट खर्च हो रहा है कितने यूनिट को जनरेट करने में, 50 मेगावाट। टोटल कितना हमारा यूनिट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, 250 यूनिट इंटू 10⁻6 यूनिट को जनरेट करने में हमें जा रहे हैं 180 इंटू 10⁻7 पैसे। इसको मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करके ले लेता हूँ। इतने जो टोटल अमाउंट जा रहे हैं ये 250 इंटू 10⁻6 यूनिट्स को जनरेट करने में जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू टैरिफ, ठीक है। तो यहाँ पे पर यूनिट का कितना कॉस्ट लगेगा, पर यूनिट जनरेशन का, तो पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 180 इंटू 10⁻7 अपॉन 250 इंटू 10⁻6। तो इसको मैं कर सकता हूँ 1800 अपॉन 250, तो 180 अपॉन 25, तो इसको मैं 175 प्लस 5 अपॉन 25 लिख सकता हूँ। तो ये 7 हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा। तो 7.2 पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं पर यूनिट जनरेटेड में। तो ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज के। अभी हम नेक्स्ट शिफ्ट का कर रहे होंगे सेम प्ले लिस्ट में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।